हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स फोरम। मैं फिजिक्स टीचर हूं और मेरा नाम सुहेल अहमद है। मैं पास्ट 20+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं बच्चों को और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को तैयार करता हूं। मेरे बहुत सारे बच्चे अब अपने लाइफ में सक्सेसफुली प्लेस्ड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं। खैर, उसकी बातें मैं नहीं करता और टीचरों की तरह कि कितना सक्सेसफुल है। सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड्स ऑन मी एंड यू आल्सो। तो आप मेरी बातों को कितना समझते हैं, कितना लेते हैं, मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, ये सक्सेस और फेलियर का डिसीजन करता है। सिर्फ मेरा पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके मेरे पढ़ाने के बाद आपका समझ के आपको प्रैक्टिस करना वो मेरे उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, मैं आपको अपने फोरम में नीट और जेई मैन के और एस्पिरेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम से स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो है और ये वीडियो जो है प्रॉब्लम्स को लेके है। अभी फिलहाल जो मैं इलेक्ट्रिसिटी के जितने लेक्चर्स दे चुका हूँ उसमें मैंने लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के लिया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम्स है, जो रेगुलर एनसीईआरटी है मेन बुक, उसके प्रॉब्लम्स उतने मुश्किल नहीं रहे। अब पहले जो कुछ था उन्होंने अब उसको भी हटा लिया है, तो अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी आसान है। एनीवे, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क मी। और आगे हम लोग बढ़ने से पहले हम इस प्रॉब्लम्स को पहले करते हैं और फिर आपसे बात भी होगी बीच में। तो पहला प्रॉब्लम जो है ये 10th प्रॉब्लम है एग्जाम्पलर का, जो कि मैंने लिया है आपके सामने। इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम मैं बता दूं कि थोड़ा सा बदल के 2022 में नीट में आ चुका है। तो ये एग्जाम्पलर से लिया था, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम लेता है वो आपको एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट नहीं था, इसी को थोड़ा सा उसने बदला हुआ था। कहाँ बदला था ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये डायग्राम है। डायग्राम में जो है आपका एक R2 रेजिस्टेंस है और R1 रेजिस्टेंस है। अब एक स्टूडेंट ने जो R2 है वो लिया हुआ है 10 ओम, और जो R1 जो है वो उस स्टूडेंट ने 5 ओम लिया है। तो ऑब्वियसली उसका जो R2/R1 होगा, R2/R1 जो होगा ऑब्वियसली वो हमारा 10/5 विच इज इक्वल टू 2 होगा, 2 ओम होगा। अब दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया है, दूसरे स्टूडेंट ने इसकी वैल्यू बदल के बड़ी बड़ी कर दी है। तो दूसरे स्टूडेंट का जो R2 है वो कितना है, 1000 ओम है, और R1 जो है वो 500 ओम है। बट आप देख सकते हैं कि रेशियो विल कम टू सेम, R1 R2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2 ओम। अब कहता है कि जो यहाँ पर एक अननोन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, अननोन है, इसको हम लोग R4 नाम दे देते हैं, और ये R3 जो है वो स्टैंडर्ड आर्म है जिसको उस स्टूडेंट ने जो है वो 5 ओम लिया है। तो आप जानते हैं जब व्हीट स्टोन बैलेंस्ड होता है तो क्या होता है, R2 बाई जो R1 होगा वो होगा अननोन, दैट इज R4 डिवाइडेड बाई कितना, R3। तो इससे जो है R4 जो है वो कितना आ जाएगा, R2/R1 इंटू कितना, R3। तो अब एक स्टूडेंट का आप देख सकते हैं कि उस स्टूडेंट का जो R2/R1 कितना था, 2 ओम था, और R3 जो है 5 है, तो उसका आंसर कितना आ गया, 10 ओम। तो उसने अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया और उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 ओम। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है। क्वेश्चन ये करता है कि द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द, अच्छा ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, यानी कि एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं कि द एरर्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर सेम। एरर ऑफ द मेजरमेंट सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि R4 को उसने मेजर किया, क्या मेजर करके, R2 को मेजर किया, R1 को मेजर किया, R3 को मेजर किया। अब मान लो कि R2 और R1 को एक्यूरेटली दोनों स्टूडेंट ने अलग अलग एक्यूरेसी के साथ मेजर किया है। किसी ने ज्यादा एक्यूरेटली R2 को मेजर किया है, किसी ने कम एक्यूरेटली R2 को मेजर किया है। तो R4 दोनों का सेम एक्यूरेसी के साथ नहीं आएगा। तो ये जो आंसर आप देख पा रहे हैं कि आंसर जो है वो गलत है।
ये चॉइस इसलिए गलत है, फिर से समझिए। R4 जो है R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R3। अब कहता है कि एरर्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर द सेम। ये कैसे पॉसिबल है? ये सेम कब होता है कि R2 में जो एरर हो, भाई R2 को भी तो उसने मेजर लिया है, तो उसमें भी कुछ एरर हो सकता है, R1 में भी एरर हो सकता है। दोनों स्टूडेंट ने हो सकता है कि R2 और R1 को मेजर किया हुआ है, तो उसकी एक्यूरेसी अलग अलग हो। ये डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट की क्या एक्यूरेसी है। जब एक्यूरेसी अलग अलग है तो R4 की भी एक्यूरेसी अलग अलग होगी, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस की भी एक्यूरेसी अलग अलग होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों स्टूडेंट की एक्यूरेसी सेम नहीं होगी, ये बात सही है। तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट में तो टू आर सेम, तो सेम नहीं है, इसलिए ये गलत आंसर है। दूसरा चॉइस पढ़ते हैं। एरर्स ऑफ द मेजरमेंट्स डू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विद विच R2 एंड R1 कैन बी मेजर्ड। यही बात हम बोल रहे थे कि ये डिपेंड करता है कि दोनों स्टूडेंट ने किस एक्यूरेसी से R2 एंड R1 को मेजर किया है। तो दोनों का एक्यूरेसी अलग अलग होगा, उसी पर उसका R4 का एक्यूरेसी डिपेंड करेगा। तो दोनों स्टूडेंट का R4 का एक्यूरेसी अलग अलग हो सकता है, और वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ R2 एंड R1 पे। तो ये जो चॉइस है उसका सही है। तो एक बी जो चॉइस है उसका हमारा सही। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि if the students uses large value of R2 and R1, the currents through the arms will be feeble and it will make determination of the null point accurately more difficult. This is very important. कहता है कि पहले स्टूडेंट ने क्या लिया था, R1 एंड R2 का जो सेट लिया था वो 10 एंड 5 लिया था। दूसरे स्टूडेंट ने क्या लिया था, R2 एंड कहता है कि इस स्टूडेंट के लिए क्या होगा, सर्किट में करंट क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल होगा तो नल पॉइंट लेने में दिक्कत होगी। तो नल पॉइंट कब आता है, जब R2 बाई R1 इज इक्वल टू अननोन R4 बाई R3। नल पॉइंट कब आएगा, जब R2 बाई R1 शुड बी इक्वल टू अननोन कितना है, R4 बाई हाउ मच, R3। तो अगर ऐसा आएगा तो नल पॉइंट आएगा। तो जब लार्ज वैल्यू लेगा किसका, R2 और R1 का, तो इसमें जो करंट होगा I वो क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट कम होने से जो गैल्वेनोमीटर के अंदर में करंट जाएगा तो वो भी कम होगा। तो आपको नल डिफ्लेक्शन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि करंट इतना कम होगा कि रीडिंग लेने में गैल्वेनोमीटर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ करेक्ट चॉइस। सो सी इज द करेक्ट चॉइस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज इज वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, हैज नो एरर्स ऑफ अरेंजमेंट। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर R2 में एरर है, आपका R3 में एरर है, R1 में एरर है और R2 में एरर है, तो जाहिर सी बात है कि R4 में भी एरर होगा, और तो व्हीट स्टोन भी एरर के साथ ही देगा। तो इसलिए ये भी जो आपका जो चॉइस है वो भी गलत है। तो फाइनली बी इन एंड सी आर द करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं। आई विल पेस्ट यू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो है हम लोगों का ये देखते हैं कि within the error, yes, next question, let me take, this is the question। ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन। ये 11th क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। कहता है कि मीटर ब्रिज है, डी जो है उसका न्यूट्रल पॉइंट है। डी न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब क्या है कि ये विच यहाँ पर आपका एडी का एक रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर सी है तो सी डी का रेजिस्टेंस होगा। अगर ये एल है तो यहाँ पर 100 माइनस एल, अगर 100 सेंटीमीटर की वायर है तो मैंने एग्जांपल में ले लिया है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आर बाई एस अगर बैलेंस्ड है तो
आर बाई एस, यानी कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एडी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सीडी। कब? कि जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या है आपका, 0 है। अब कहता है कि पहला क्वेश्चन कि मीटर ब्रिज can have no other neutral point for this set of resistance. Of course, अगर ये set of resistance है तो R by S must be equal to RD by CD। तो D यहाँ पर आपका क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो D अगर फिक्स होगा तभी ना AD फिक्स होगा, और AD फिक्स होगा तभी ना उसका RAD फिक्स होगा। तो इसका मतलब है, क्योंकि आप जानते हैं कि RAD जो होगा वो कितने के बराबर होगा, रो L बाई ए के बराबर होगा। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L क्या है, L जो है लेंथ ऑफ AD है। तो अगर D फिक्स होगा तो लेंथ फिक्स होगा, लेंथ फिक्स होगा तो RAD फिक्स होगा, RAD फिक्स होगा तभी ये रिलेशनशिप करेक्ट आएगा। जब ये रिलेशनशिप करेक्ट आएगा तो इसका मतलब ये हुआ, तभी आपको IG 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि there can have no other neutral point for this set of resistance, therefore this is the correct answer। मैंने जैसे बताया ये भी मल्टीपल आंसर हो सकता है इसमें। तो पहला आंसर ए जो है हमारा करेक्ट। When the jockey contacts a point on meter wire left of D, current flows to B from the wire, यानी कि वायर से करंट निकल के बी की तरफ जा रहा है करंट। आप देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक बार और समझा देता हूं आपको। थोड़ा सा यहाँ से वो कहना क्या चाहता है पहले ये सुनिए। वो कहना चाहता है ये कि अगर हमारे पास ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट मान लो कि यहाँ पर है, ये जो है मान लो कि यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है, डी यहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ होगा न्यूट्रल पॉइंट। तो आप जानते हैं ना कि जो पोटेंशियोमीटर में जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो VAD जो है जो होगा वो पहले जो VAD था वो बराबर था किसके, VAB के। कब? कि जब IG क्या था, 0 था। लेकिन अब वो लेफ्ट आ गया तो लेंथ डिक्रीज हुआ, तो VAD जो है वो अब कम हो गया किससे, VAB से। VAD क्या है, VA माइनस VD है, जो कि लेस हो गया किससे, VA माइनस VB से। A से A कट गया, तो अगर नेगेटिव साइन रिमूव करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन बदल जाती है, यानी कि VD बड़ा हो गया VB से। तो जब VD बड़ा हो गया VB से तो करंट जो है अब कैसे फ्लो करेगा, D की तरफ से जाके किधर जाएगा, B की तरफ, क्योंकि D इज द हायर पोटेंशियल एंड B इज द स्मॉलर पोटेंशियल। तो कॉल यू नो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब ये सुनिए क्या कहता है, व्हेन अ जॉकी कॉन्टैक्ट at a point on meter wire left of B, current flows from B to wire। B to wire नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि लेफ्ट की तरफ अगर है तो B से वायर की तरफ नहीं आएगा। ये बिल्कुल मतलब कि ये गलत हो गया। अगर राइट है तो क्या होगा, करंट फ्लो फ्रॉम B टू वायर, ये सही है। क्योंकि उल्टा ही समझो, और इसी एक्सप्लेनेशन यही है। लेफ्ट की तरफ मैंने दिखाया ना कि D बड़ा है VB से, तो जब D बड़ा है VB से तो उसको D से B की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है कि फ्लोज टू B फ्रॉम द वायर, तो ये गलत हो गया। तो ये हमारा ये सही हुआ। तो A और C जो है वो करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं ये, व्हेन R इज इंक्रीज न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टू लेफ्ट, नहीं, R जब इंक्रीज होगा तो हमारा AD का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अब AD का वैल्यू जो इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं, इसमें थोड़ी सी बात हो सकती है, लेकिन लेफ्ट की तरफ वो शिफ्ट इसलिए नहीं होगा कि जब R को इंक्रीज कीजिएगा तो R बाई एस जो है वो कितना होगा, RAD डिवाइडेड बाई RCD, RCD के बराबर होगा। तो जब R को इंक्रीज कीजिएगा
तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ डिस्टर्ब होगा, वो राइट की तरफ डिस्टर्ब, सॉरी, राइट की तरफ डिस्टर्ब होगा, वो लेफ्ट की तरफ डिस्टर्ब नहीं होगा, वो आगे चला जाएगा। क्योंकि जब आगे जाइएगा तब उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ का रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि तभी ना एडी की वैल्यू बढ़ेगी, तभी ना फिर से न्यूट्रल पॉइंट वापस आएगा। क्योंकि आर बढ़ेगा और एडी नहीं बढ़ेगा तो न्यूट्रल पॉइंट वापस नहीं आएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट को वापस आने के लिए राइट शिफ्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है वो गलत है। सो फाइनली आंसर इज ए एंड सी। तो बच्चों, आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करते हैं। अगले एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और बताएंगे कि कैसे एग्जाम्पलर के और प्रॉब्लम्स को लेते हैं। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले इसमें। थैंक यू वेरी मच।